बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मौसम की अगर बात कर ली जाए तो मौसम जो है आपको पता है कि जिस तरीके से अक्टूबर का एंड चल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो बरकरार है। इस मौसम में क्योंकि ये बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिस तरह से आजकल वायरल डिजीज़ जो है वो बहुत सारी हैं, डेंगू एक दफ़ा फिर से जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैल रहा है, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी जवाद जुल्फिकार भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी रोही की सीनियर रिपोर्टर भी, अब तो माशाल्लाह से इनको प्रोग्राम भी मिल गया है, तो अब ये एंकर भी हैं। सुहिरा तारिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहिरा? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। इसके साथ ही आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सुहिरा से, इनकी बीट से रिलेटेड एजुकेशन के हवाले से हम बात करेंगे। इस टाइम जो है एजुकेशन के हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसके साथ ही हम हमेशा बात करते रहते हैं वुमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से भी, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी। इस टाइम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जो हमारे इदारे बनाए गए हैं वो क्या इस टाइम काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही भुट्टा साहब से जानेंगे। इस टाइम हम इंसाफ की बात करते हैं हमेशा। इस टाइम हमारा अपने इंसाफ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, कितने केसेस हैं जो इस टाइम पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, इस हवाले से जो है जब इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो भुट्टा साहब, आपकी जो जाहिर सी बात है हम लोग देखते हैं केसेस के हवाले से, आप किस तरह के केसेस डील कर रहे हैं? मैं क्रिमिनल और फैमिली। अच्छा, वो क्रिमिनल फैमिली। आजकल हम देखते हैं दोनों में ही इजाफा हो रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं क्राइम तेजी के साथ जो बढ़ रहा है, वहाँ पर हम देखते हैं कत्ल के वाक़यात, चोरी डकैती के, और उसके साथ ही जो है हम ये भी देखते हैं कि फैमिली में तलाक की शरह भी बढ़ती जा रही है। क्या रीज़न समझते हैं? जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं ना, उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो जो है वो अदम बर्दाश्त है कि जो फ़रीक़ैन हैं उनके अंदर बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है वो कम, जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे डिवोर्स के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। दूसरी जो मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर बिफोर मैरिज जो है वो कोई ट्रेनिंग नहीं है। ना ही लड़के को ये बताया जाता है कि उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ना ही इस हवाले से हमारी ख़वातीन को कोई ट्रेन किया जाता है। वो जो मीडिया से सीखेंगी, मतलब ड्रामों से जो सीखेंगी, जो अपने पेरेंट्स को देखेंगी, वही अडॉप्ट करती हैं और उसी के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी को सोचती हैं। मैं समझता हूँ कि इनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग्स होनी चाहिए बिफोर मैरिज, कि उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी शादी के बाद के क्या मसाइल हैं और उनको कैसे उन्होंने सॉर्ट आउट करना है। इस तरीके से जो डिवोर्स की रेशो है उसको कम किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है क्राइम के हवाले से भी हम देखें, उसमें आप क्या समझते हैं? अभी तक क्राइम को उस तरीके से हम देखते हैं काबू नहीं पाया जा सका। क्राइम की जो रेशो बढ़ रही है उसमें दो चीजें हैं, एक इंसाफ का ना होना और दूसरा जो सजा का डर है वो क्रिमिनल्स के अंदर से वो खत्म हो रहा है। क्योंकि उनकी एक हैबिट बन चुकी है कि उनको पता है कि उनको सजा होनी नहीं, वो कुछ अर्सा जेल में गुजारेंगे, उसके बाद उनकी बेल हो जाएंगी, या वो चूंकि कंप्लेनेंट्स जो होते हैं वो उस तरीके से पैरवी नहीं करते, तो वो अल्टीमेटली जो है वो क्रिमिनल्स जो है वो बहुत जल्द जो रिहा हो जाते हैं। इस वजह से माशरे के अंदर जो है क्राइम्स बढ़ रहा है, क्योंकि उनको फियर ऑफ लॉ, फियर ऑफ सेंटेंस वो उनके अंदर से जो है वो जा रहा है। अच्छा, क्यों इंसाफ के हवाले से हमें जो है आज तक तब्दीली नज़र नहीं आई कि इंसाफ को मज़ीद जो है कि लोगों को इंसाफ जो है वो सस्ता और आसानी के साथ मुहैया हो सके? ये हम बात करेंगे। इसके साथ ही जो है सुहिरा से जानेंगे। सुहिरा, मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है, इस हवाले से जो है वो बताइए कि क्या डिटेल्स हैं? आसमा, ये इंटर कॉलेजेस टूर्नामेंट जो है हर साल होता है, इस साल भी होगा, और इसके लिए अभी जो है पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, वो दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस टूर्नामेंट की ख़ास बात यह है कि ये मुल्तान बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज़ करता है हर साल, ताकि बच्चों के अंदर सिर्फ वो एक तालीम का, पढ़ाई का ही वो ना रह जाए,
उनके अंदर जो दूसरी सरगर्मियां होती हैं, जो मुस्बत सरगर्मियां हैं, उनकी तरफ स्टूडेंट्स को लाया जा सके। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स के अंदर बड़ा डर और खौफ होता है कि एक मुल्तान बोर्ड के हवाले से उसको एक सॉफ्ट इमेज के तौर पे पेश किया जा सके, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बहुत सारे मैचेस मुल्तान बोर्ड के अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम गेम्स की अगर बात करें तो तकरीबन 400 के करीब गेम्स जो हैं वो रखी गई हैं, जिसमें एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक भी होगी और बैडमिंटन, कबड्डी, इस तरह की बहुत सारी गेम्स हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं और बहुत मिनिमम फीस जो है वो मुल्तान बोर्ड ने रखी हुई है इसकी। 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन जो हमारे मैचेस होंगे, जो टूर्नामेंट होगा वो 4 महीने जारी रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम कॉलेजेस में देख रहे होते हैं, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिसहार्ट रहते हैं। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स बेस की बिना पर ही उनको एडमिशन मिला होता है, उन्होंने वो स्कॉलरशिप ली होती है, तो फिर उनके पास एडमिशन लेने के बाद इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं रह जाता कि वो वहाँ पर आकर अपने आप को एंटरटेन कर सकें या स्पोर्ट्स को आगे लेकर चल सकें। आपको पता है जैसे अरशद नदीम ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी, वो भी कई साल पहले तक मुल्तान बोर्ड का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ पर वो खेलता रहा है, प्रैक्टिस करते रहे हैं वहाँ पे वो। तो आप देखें अरशद नदीम को अगर इतनी ज़्यादा उसके बाद उसने नाम रोशन किया पाकिस्तान का, तो हमारे पास कितने सारे अच्छे जो हैं वो स्पोर्ट्समैन होंगे, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, कि अगर उनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो खेल सकें। कॉलेजेस में मोस्टली ये होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी ये होता है कि उसके लिए फंड्स वगैरह वो उस तरह से नहीं जनरेट कर रहे होते कि जी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवा रहे हों। वक्तन फ़वक्तन कभी कभी स्पोर्ट्स गाला हो जाता है, लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे उस तरह से नहीं देख रहे होते, ना स्पोर्ट्स के हवाले से कोई ख़ास लेक्चर और वो टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स को, बस गेम्स में ही वो ब्रेक टाइम में ही खेल सकते हैं। तो इसका सारा जो फंडिंग वगैरह है वो भी मुल्तान बोर्ड अपनी तरफ से जनरेट करेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मिनिमम सी फीस कॉलेजेस ने अपनी एंट्री फीस जमा करवानी है, उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, वो ये ना कि हम अपने खेलों को बात करते रहते हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ उस तरीके से बड़ी कम है। खेलों को जितना फ़रोग मिलेगा, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उतने हमारे जो है वो बच्चे भी और स्पेशली इस हवाले से एक्टिविटीज़ से एनर्जेटिक भी रहेंगे। वरना अदरवाइज तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना तो रहता है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं समझती हूँ कि आपको दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप वैसे फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं। और मुझे लगता है जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, आप देखें आसमा, जब आप स्ट्रेस में होते हैं या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं जो ऐसी कंडीशन में है जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही, आप बजाय इसके कि आप बेड पे बैठे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उससे बेहतर है आप अपने घर के बाहर जाके या कहीं पे कोई स्पोर्ट्स खेले ना, तो वो आप अपनी, मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अभी जैसे या तो बच्चे तो अब जिम नहीं जा सकते ना, वो जिम में तो जाके एक्सरसाइज कर नहीं सकते, इतना शौक भी हमारे यहाँ पार्ट्स बने हुए। मैंने नहीं कभी देखा कि जी स्पेसिफिक टाइम होता है शाम में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि हमारी बच्चियां जो हैं वो आ रही हैं, कोई रनिंग कर रही हैं, कोई वॉक कर रही हैं, बहुत कम होता है। अच्छा, हमें ना इनसिक्योरिटीज भी तो बहुत है ना। अब जैसे हम लोगों के बात करें कि बाहर जब जैसे निकलते हैं तो हम अपने आप को गैर महफूज सेफ फील नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अगर अपनी गली में भी वॉक करने के लिए निकलें तो हम लोगों को वैसे कि एक डर और एक खौफ रहता है। खवातीन को तो स्पेशली यही होता है कि पीछे से कोई ना आ जाए, सामने से कोई ना आ जाए, तो सेफ्टी के इश्यूज तो हैं। और मुझे लगता है कि ये खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदल सकती ना लोगों की, तब तक ये इश्यूज तो रहेंगे इसी तरह से। लेकिन आप अकेले ना जाएं, किसी के साथ चले जाएं अगर आप सेफ फील नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करें। अब तो आप देखें ये स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बना हुआ है और कुछ ऐसे लेडीज पार्क भी हैं एक गुलगश्त वाली साइड पे, और जैसे कॉलोनीज में पार्क बने होते हैं वो सेफ होते हैं किसी हद तक, आप वहां जा सकते हैं।
जहाँ पे मेल्स ना हो, अगर आप सेफ फील नहीं करते। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में भी डेली प्रैक्टिस हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें 3-4 फीमेल स्टूडेंट्स सिर्फ नज़र आ रही होती हैं, जो या तो गवर्नमेंट कॉलेज की होती हैं या वो पढ़ नहीं रही होती हैं, ऐसी स्टूडेंट्स होती हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सुबह में स्कूल, फिर एकेडमीज का जो ट्रेंड चल पड़ा है, तो उसकी वजह से बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आ नहीं रहे। तो अब आप देखिए 4 महीने तक लगातार स्पोर्ट्स ये टूर्नामेंट जारी रहेगा, तो 4 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। उसमें गर्ल्स के भी मैचेस होंगे, बॉयज़ के भी होंगे, वो डिफरेंट टाइम्स में होंगे। एक कॉलेज में या एक जगह पर अगर मैच हो रहा है तो बाकी बच्चे उसको देखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ जो है वो हमें वापस आना पड़ेगा, अगर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और लाइफ के हवाले से भी। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर केसेस की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जजेस की तादाद जो है, इस पर हमेशा हम कहते हैं कि जजेस की तादाद इतनी नहीं है कि जिस पर जो है वो रोज़ के जो मामलात हैं, रोज़ के जो केसेस हैं, उन पर सुनवाई हो सके। इसमें सबसे पहली एक बात तो ये है कि लास्ट टाइम जो है सीनियर जस्टिस यहाँ मुल्तान में रहे हैं बाकर नजफी साहब, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 45 डेज़ के अंदर कोई 8000 से ज़्यादा केसेस के फैसले करवाए हैं। सही। और जहाँ तक बात है जजेस की कमी की, ये हमेशा रही है, सिविल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एक एक जज साहब के पास जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 150 से 200 केसेस होते हैं। अब जाहिर है कि इतने ज़्यादा केसेस को रोज़ स्टडी करना और रोज़ उन पर जो है वो फैसले करना और प्रॉपर जो है वो असिस्टेंस लेना, ये पॉसिबल नहीं है। और ये हमेशा हमारा शुरू से, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी बार काउंसिल्स की तरफ से, हमारे वकला की तरफ से जजेस की तादाद बढ़ाने पर जो है वो हमेशा मुतालबा होता रहा है, लेकिन अभी तक खातिर खा उसमें इजाफा नहीं किया गया। अब जहाँ तक बात है कि इंसाफ के हुसूल में जो रुकावटें हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ तो यह हम वकला पर चूँकि ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, हमें ये चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई लिटिगेंट आता है, सबसे पहले हम उसको अवेयरनेस दें, हम उसको बताएं कि उसका केस क्या है और उस पर जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनकी उसको कुछ ना कुछ मालूमात हम दें। ऐसा नहीं है कि वो हम उसको ऐसे कहें कि जैसे हमारे यहाँ एक बात बड़ी मशहूर होती है कि जी डॉक्टर और वकील पर अंधा एतमाद करना पड़ता है। आप ना करें, बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट को गाइड करते हैं और बहुत सारे ऐसे लॉयर्स भी हैं जो अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं। तो उनको गाइड करना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए लॉ से रिलेटेड। और इंसाफ के उसूल में मैं समझता हूँ कि वकला का बहुत अहम किरदार है। हमारे यहाँ लोग अपने राइट्स के लिए भी एफर्ट नहीं करते। अच्छा जी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं, हम इंसाफ के हवाले से बात कर रहे थे। इंसाफ के हवाले से पहली जिम्मेदारी जो मैं बता रहा था कि वकला की है कि एक तो अवेयरनेस दें लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान हमारा तरक्की पजीर मुल्क है और लोगों के पास टाइम ही नहीं है अपने राइट्स के लिए खुद एफर्ट करने के लिए। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, जो सिविल राइट्स के हवाले से जो लिटिगेशन है, वो वकला को करनी चाहिए इटसेल्फ, और ताकि माशरे के अंदर अवेयरनेस उससे बढ़ेगी। जब आप किसी इशू के ऊपर स्टेप लेंगे और ज़ाहिर है कि वो मीडिया पर आएगा या वो लोग उसको डिस्कस करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा अपने राइट्स के बारे में। जैसे ख़वातीन की अभी बात हो रही थी, ख़वातीन को अपने बहुत सारे हकूक़ का नहीं पता, और हालांकि पिछले 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन इस पर हुई है, बड़ी कानून साजी हुई है विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, मगर अभी भी उस पर जो है वो लिटिगेंट्स उस तरीके से नहीं आ रहे। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो लिटिगेंट आपके पास आता है, आप उसकी ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग करें, उसको बताएं कि आपका केस नहीं बनता, अगर वो नहीं बनता तो, बजाय इसके कि आप उसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की तरफ लेकर जाएं और वो एक लंबे अरसे तक, उससे क्या होगा कि जुडिशरी पर एक तो बर्डन पड़ेगा आपके फजूल केस का जो कि बनता भी नहीं है, और आप उस मामले में फिर जाहिर है कि आप उसको सही बात अपने लिटिगेंट को नहीं बता सकेंगे और एट द एंड उसने वो केस डिसमिस हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग जो है वो भी वकला की जिम्मेदारी है कि वो उसको करें। जहाँ तक जजेस की बात है, अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो अनरीजन एडजमेंट्स हैं वो जजेस को नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई ऐसी कोई वजह है, माकूल वजह है जिस पर कोई एडजमेंट देना बनती है तो देनी चाहिए, वरना नहीं देनी चाहिए। और ये जो समर वेकेशंस है, ख़ास तौर पर मैं इस इशू को रेज करूंगा
कि इसका अब खात्मा होना चाहिए। समर वेकेशंस जो हैं ये इंसाफ के हसूल की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। हाई कोर्ट के अंदर 2-2, 3-3 माह की समर वेकेशंस होती हैं और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 1 माह या 2 माह की वेकेशंस होती हैं। हालांकि तमाम तर सहूलियात जो है वो जजेस के कोर्ट रूम के अंदर चिलर लगे होते हैं, उनके रिटायरिंग रूम के अंदर, उनकी गाड़ी के अंदर, उनके घरों के अंदर, हर जगह पर जो है उनको सहूलत होती है। उसके बावजूद जो पुराना कल्चर एक अंग्रेजों के दौर से चल रहा है वो अभी तक वैसे का वैसे उसको खत्म होना चाहिए। समर वेकेशन। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं फारूक बात कर रहा हूँ जी। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये एडवोकेट हाई कोर्ट बैठे हैं, इनसे कि कानूनी मसला है वो पूछना है। जी जी पूछें आप। जी मुझे ये पूछना था सबसे पहले तो कि कैंटोनमेंट के एरिया में ना पार्किंग फीस चार्ज की जा रही है। ठीक है। और उस पार्किंग फीस का कोई इख्तियार नहीं है कैंटोनमेंट बोर्ड को चार्ज करने का। तो उसके लिए 3-4 बार हाई कोर्ट से स्टे भी लिया गया है और उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करवाई है कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने। ठीक। लेकिन उसके बावजूद वो पार्किंग फीस अभी तक चार्ज कर रहे हैं। जब हम इस सिलसिले में पुलिस से भी राब्ता करते हैं कि वो गैर कानूनी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी कर रहे हैं तो पुलिस इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इसका क्या किया जाए? अब आपके पास क्या इसका हल है? क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे पब्लिक एट लार्ज के मसाइल की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है? आप इतने ठहराव के साथ। जी जी इसके साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है कि जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड को कानूनी तौर पर पार्किंग फीस चार्ज करने का इख्तियार नहीं है, मुझे वो कानून बता दें। ठीक है जी, आपका सवाल मुझे समझ आ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी सबसे पहले तो मैं ये कॉलर हैं, मुझे नाम अब ज़हन में नहीं है, फारूक साहब, मैं आपको सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इसका पेन लिया और आपने इस इशू के ऊपर जो है वो आवाज बुलंद की। और न सिर्फ आपने आवाज बुलंद की बल्कि इसको कॉम्पिटेंट फोरम के ऊपर आप लेकर भी गए। और ये जब मैं वकील बना तो मैंने सबसे पहले जिस इशू को रेज किया था वो पार्किंग इशू था। मैंने निस्तर हॉस्पिटल, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर मैंने लिटिगेशन स्टार्ट की जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे। तो मैं अभी भी है। जी अभी भी है। लेकिन मैंने अपने दौर में मैंने 2 साल लगाए थे इस काम पर। तो मैंने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में फ्री करवाई थी और कार्डियोलॉजी में फ्री हो गई थी। और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में जो अकॉर्डिंग टू टेंडर था 10 रुपए वो वसूल किए जा रहे थे और फिर निस्तर हॉस्पिटल में भी अकॉर्डिंग टू टेंडर रेट जो 10 रुपए थे वो वसूल किए जा रहे थे। आप इनके जवाब की तरफ आता हूं कि अगर वो आप कॉम्पिटेंट फोरम पे गए हैं और उन्होंने इस पर स्टे ग्रांट किया है, उसके बावजूद वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर कंटेम्प्ट में जाएं और हाँ कोर्ट को इसे आगाह करें प्रूफ के साथ कि इस पर ये ऑर्डर फलां डेट को हुआ था लेकिन इसकी कंटेम्प्ट की जा रही है। तो कोर्ट न सिर्फ उनको नोटिस जारी करेगी बल्कि उनको इस पर भारी जुर्माना भी आयद करेगी। और इस हवाले से किसी किस्म की आपको असिस्टेंस चाहिए हो तो मैं हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स के ऊपर, सिविल राइट्स के ऊपर हमेशा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है किसी किस्म की कोई एक्सपेंडिचर या फीसिस की मद में कभी कुछ चार्ज नहीं किया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बेफिक्र होकर आएं और इसको फॉलो अप करें। और मैं आपको फिर एक मरतबा अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इतने अहम इशू के ऊपर जो है वॉइस रेज की। बहुत शुक्रिया जी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आसमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएंगे? याहिया हैं जी कराची से। अब हम आपको पहचान जाते हैं याहिया। बहुत शुक्रिया आपका भी हमें मौका देता है बात करने का। और जवाद भाई को बहुत सलाम हो। देखिए मेरे एक तो सवाल है इनसे आसमा। एक तो ये है कि सवाल ये है कि जो हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं वो केस जो कोर्टों में आम आदमी के केसेस जो है वो बहुत खींचे जाते हैं और डेट पे डेट लगाई जाती है। तो हमारी जो मोस्टली जो इस वक्त जो चल रहा है जुडिशरी में वो सियासी केसेस के हवाले से हर चैनल पे यही बात चल रही होती है। लेकिन जो आम आदमी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये 26वीं अमेंडमेंट या जो भी अमेंडमेंट है वो मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा, उससे एक आम आदमी को किस तरह जस्टिस
कहते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। तो वकला हजरात इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि आपका टिकर भी चल रहा है खानदानी मसाइल जो तलाक के केसेज है, इसमें मुझे एक बड़ी इबहाम है। एक तो ये कि जब कोई केस लेके जाता है, जैसे लड़की खोला का केस लेके गई, तो एक्चुअली वकील के पास जाते हैं तो वकील साहब ये फरमाते हैं कि भाई आपके जो एलिगेशन आप इस तरह बनाए कि भाई इसमें ये चार्जेस नहीं लगाएंगे तो आपकी खुला पक्की नहीं होगी, यानी झूठे एलिगेशन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे मर्द चला गया तो वो औरत के पर कोई इल्जाम लगा के झूठा, तो केस मजबूत करने के लिए जो दलाइल पेश किए जाते हैं ये एथिक्स ऑफ रूल्स के खिलाफ है। तो ये क्यों इस तरह होता है? क्या लॉयर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते? अगर वो देख रहे हैं कि गलत चीज हो रही है तो उसको आप किस तरह उसको वेरीफाई करते थे आप? ठीक, जी मेरी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया याहिया साहब। चूंकि मैं खुद कराची की मेरी बर्थ है, मेरी एजुकेशन भी वहीं की, मुझे इनकी आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले ये जो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड की हम बात कर रहे थे, उसमें मैंने पहले भी ये गुजारिश की है, समर वेकेशंस और जो लेफ्ट ओवर करना और अनरीजन एडजमेंट्स देना, ये इंसाफ की हसूल की राह में बड़ी रुकावट है। और दूसरी बात ये जो इंसाफ दूर है उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। एक ही कानून के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जजेस की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल हैं। और दूसरी जो बात की इन्होंने कि केसेस के हवाले से जब आते हैं तो उनको कहा जाता है यही एलिगेशंस लगाए जाएंगे तो फिर ये केस प्रूफ होगा। मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। और अभी हम इस पर बात कर रहे थे कि जब आपके पास कोई लिटिगेंट आए तो आप उसकी ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग करें, आप उसको गलत ट्रैक पर ना चलाएं, ये वकला की जिम्मेदारी। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बिला वजह इल्जामात लगाने पड़े, चाहे वो खातून हो, उसको बिल्कुल ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर उसको खुला लेनी है वो सिर्फ इतनी बात कर दे कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। ये दो बातें करने से आपकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगी। आपको फर्दर एलिगेशन जो है वो नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर किसी मैटर के अंदर कोई सीरियस एलिगेशन है जिनके आपके पास प्रूफ हैं और उसका ताल्लुक आपके किसी राइट के साथ है, जैसे डोरी आर्टिकल्स के साथ है या डोवर के साथ है, फिर तो आप उसको लेकर आए, अदरवाइज गैर जरूरी इल्जामात ना लगाएं। और यही बात जो है वो मर्द के लिए है कि अगर वो किसी केस में लिटिगेंट बन के आता है खातून के खिलाफ या उसके जवाब में आता है तो उसको भी उसके करैक्टर पर वो एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए जो उस पर ना हो। और अगर उसको कोई एलिगेशन लगाना है तो उसके पास सॉलिड रीजन, सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हमारा मजहब, हमारा दीन भी ये बात करता है कि अगर फ्रीकैन की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही और वो अलहदगी इख्तियार करना चाहें तो उनको चाहिए कि अच्छे तरीके से अलहदा हों, ना कि एक दूसरे के ऊपर बहुतान और बिल्कुल ऐसी चीज। अच्छा जी, इसके साथ ही सुहिरा से जानेंगे। सुहिरा, इस टाइम जो है वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से जो तालिबात के लिए बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आगाज था वो अभी तक नहीं हो सका। इस प्रोग्राम का मकसद क्या था और इसकी जरूरत क्यों पेश है, इस हवाले से बताइए। जो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टार्ट करके उन्होंने देना था। ये इस तरह से है कि 2 साल पहले नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पर लॉन्च हुआ था यूनिवर्सिटी में, कुछ समाजी तंजीमों के ताउन के साथ। वहाँ पर स्टूडेंट्स को पहले सेमिनार हुआ था, उनको वर्कशॉप करवाई गई थी। स्पेशली वो अब तो हर डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे उनकी कोई भी फील्ड है, वो जॉब कर सकती हैं, उनको करनी भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जैसे आईटी की फील्ड है या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है या डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ की स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड किया गया था। और उनको जो स्टूडेंट्स अपनी तालीम के बाद जॉब करना चाहती हैं या जॉब करने की ख्वाहिशमंद हैं वो, और साथ में वो स्टूडेंट जो अपना कोई बिजनेस करना चाहती हैं, ठीक है, माइक्रो बिजनेस होता है, स्मॉल लेवल पे वो अभी स्टार्टअप लेना चाहती हैं, उनके पास कोई बिजनेस आइडियाज़ थे, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बिजनेस आइडियाज़ नहीं हैं लेकिन वो बिजनेस करना चाहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग शुरू की जानी थी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी स्टूडेंट्स की। लेकिन अब 2 साल बाद भी अभी तक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज नहीं हो सका। हमारे पास जो वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में है वहाँ पर इन स्टूडेंट्स को भेजा जाना था कि ये वहाँ जाएंगी और वहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं वो इनको ट्रेन करेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स अपनी तालीम के साथ साथ ही जॉब भी हासिल कर सकें।
सही। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं वो उनके घर वाले फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने यूनिवर्सिटी टाइम में ही जॉब शुरू कर देते हैं बच्चे, चाहे मेल स्टूडेंट्स हो या फीमेल्स हो, हम देख रहे हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने शार्प होते हैं कि वो कुछ सेमेस्टर्स के बाद ही उनके पास इतना नॉलेज आ जाता है या उनके पास इतनी स्किल होती है कि वो बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स को कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का प्रोवाइड ही नहीं कर रहे जहां पर वो जाकर अपना बिजनेस स्टार्टअप ले सकें, यहाँ भी आपने देखा है कि हमारे जो टीचर्स हैं स्पेशली उनको ही कभी ट्रेन नहीं किया गया, कोई टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं किया गया कि वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ नई लर्निंग दे सकें, नई स्किल्स दे सकें। अच्छा, यूनिवर्सिटी में अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, वर्कशॉप्स भी हो रही हैं, सेमिनार्स भी हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा होता। वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा बिठा के स्टूडेंट्स को समझा दिया जाता है, उसके बाद क्या है कि ना उनको कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ना उनके आइडियाज़ को लिया जाता है, ना ही वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस आई होती हैं वो स्टूडेंट्स को ऑफ़र नहीं कर रही होती कि आपने जॉब किस तरह से लेनी है, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। अभी हम लोग पिछले दिनों भी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, तो वहाँ पर बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो आ रही होती हैं कि जी हमने जॉब करनी है या हमने बिजनेस करना है। और इसके साथ साथ जो कोविड का टाइम था स्पेशली, उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने क्योंकि फ्री टाइम बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे बच्चों ने स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट भी किए जो कि ऑनलाइन वो रन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बनाई हैं। अभी भी यूनिवर्सिटी में इस लेवल पे काम हो रहा है क्योंकि वहाँ पर अब न्यू लैब बनाई गई है जो बायो की, माइक्रोबायोलॉजी की और इस फील्ड की जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर जनरेट कर रही हैं टीचर्स की हेल्प से। लेकिन उनको अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी लैकिंग है। और इसके साथ साथ आप देखें, ये यूनिवर्सिटी की जब से 2 ब्रांचेस बनी हैं, एक ब्रांच वहाँ पे बनी है सब कैंपस इसका मती तल पे, तो कुछ डिपार्टमेंट्स अभी वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सके, तो वो उन स्टूडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि ये जो यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं पिछले दिनों यूनिवर्सिटी गई हूँ और वहाँ पे स्पेशली जो हमारा मैस कॉम डिपार्टमेंट है वो स्टूडेंट्स एक कमरे के अंदर बैठ के सिर्फ तालीम हासिल कर रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ना, हम वहाँ पर टीवी स्टूडियो है, ना रेडियो के हवाले से कोई है चीज़, ना प्रोडक्शन है, ना कैमरा वर्क है, वहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। तो किताबें याद कर करके फिर जब बच्चे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको फायदा नहीं होता ना। तो यूनिवर्सिटी को प्रैक्टिकल की तरफ जो है वो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा आना चाहिए। एक डिजिटल हब बनाया जा रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई भी थी कि यूनिवर्सिटी में डिजिटल हब बन रहा है। वो डिजिटल हब ये है कि वहाँ पर जदीद कंप्यूटर्स होंगे, उनमें जदीद सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स स्किल सीखना चाहती हैं या बिजनेस करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, वो वहाँ बैठकर काम भी कर सकेंगी। लेकिन वो अभी तक डिजिटल हब भी बना नहीं है। उसके लिए फंड्स आते हैं, रुक जाते हैं, आते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों के पास प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ नहीं है, लैब्स उस तरह से नहीं है। एक लैब इतनी सारी तादाद जो स्टूडेंट्स की है उसके लिए नाकाफी है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? मैं बोल रही हूँ मुल्तान से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बेटा कैसी हैं? तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। तो ये कहना था, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि आपके जो वकील साहब आए हैं ये पार्किंग के इशू पे बता रहे हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ जगहों पे आवाज उठाई है पार्किंग की। तो अच्छा ही इन्होंने एक कदम उठाया है। ये इनकी अपनी कचहरी के पास पार्किंग का इतना इशू है, वकील साहबान की गाड़ियां खड़ी होती हैं वैसे भी, तो इधर भी आवाम के लिए कोई ये इकदाम करें ना, तक बच्चों की स्कूल की छुट्टी के टाइम पे बहुत मसाइल होते हैं और बहुत रश होता है। तो अगर किसी ने नीचे से हॉस्पिटल निश्तर जाना है या कुछ भी है तो यहाँ पे, तो वही मैंने कहा इधर कभी नहीं कहें कि ये कोई सोचेंगे कि जी जरूर, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका निकट आपने, क्योंकि हमारा ये पार्किंग का इशू वाकई यहाँ पर आए दिन हम जो है इसके ऊपर बात भी करते रहते हैं कि ये सबसे बड़ा हमारा ट्रैफिक के हवाले से जो है वो मसाइल कि बहुत सारी गाड़ियां जो है वो यहीं पर खड़ी रह जाती हैं
और उसके बाद जो है वो हमें ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये हम इनसे जवाब लेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर और गिरदो नवाह के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। और अगर अभी की बात करें तो इस वक्त भी मुल्तान शहर में हवा ना चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। और गुज़िश्ता कई दिनों से जो मौसम तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो कल दिन के औकात में मुल्तान शहर में सूरज की तपिश की वजह से मौसम भी तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। और रात के औकात में मौसम कदरे बेहतर था, लेकिन उसके बावजूद भी कल का जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया कम से कम वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। और आज शहर का ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज मुल्तान शहर में दिन के औकात में सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकेगा, गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। हवा में नमी का तनासुब भी आज कदरे कम है, जो कि 70% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 226 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में अगर मुल्तान की बात की जाए तो आसमा आज मुल्तान तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से शहर ओलिया के वासियों के लिए ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का मतलब इसी तरह से साफ रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बारिश की कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। मौसम जो तब्दील हो रहा है तो रात के औकात में स्मोक की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को आता है। तो डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहर ओलिया के वासी जो स्पेशली सांस के मरीज हैं वो जब घरों से बाहर निकलें तो अपने मुंह को जरूर ढांप कर निकलें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और इसी के साथ बच्चों के लिए और जो उधेड़ उम्र के लोग हैं उनके लिए भी स्पेशली ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। और आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब साफ, खुश्क और गर्म रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही जो है उस पार्किंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये है कि उनकी बिल्कुल कंप्लेंट बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त बात है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है पार्किंग, सिर्फ शहरियों को नहीं बल्कि वकलों को भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है गाड़ी पार करने में, नुकसान बहुत होता है। कभी लाइट्स टूटी होती हैं, कभी बैक लाइट्स टूटी होती हैं, मुख्तलिफ, कभी कोई डेंट मार के चला जाता है। उसका तो अब हल हो गया है कि अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स 12 मंजिला जो है वो जो CPO ऑफिस वाली बिल्डिंग थी वो मिल गई है। और वहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो गई है बिल्डिंग, 11वीं मंजिल बन रही है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर में वो फंक्शन हो जाएगा। और वहीं पर कचहरी के अंदर ही पार्किंग प्लाजा बन रहा है जिसके 4 फ्लोर हैं, ग्राउंड है, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जहां पर गाड़ियां पार्क होंगी। तो ये जो बाहर वाली साइड है ये बिल्कुल टोटल क्लियर हो जाएगी और इनकी ये शिकायत जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक खत्म हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम जो है ये भी बात करेंगे सुहिरा से, दारुल अमान में जो है रिहाइश पजीर खवातीन के लिए वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, ये इदारा किस तरीके से सहूलियात फराहम कर रहा है। हाँ जी, ब्रेक पे जाने से हम पहले हम जान रहे थे कि दारुल अमान के हवाले से बताइएगा। दारुल अमान के हवाले से भी हम अक्सर इस टॉपिक को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि दारुल अमान एक शेल्टर होम है उन खवातीन के लिए जो बेसहारा भी हैं, जो किसी फैमिली डिस्प्यूट का शिकार हैं या उनके पास रिहाइश नहीं है, तो उनके लिए टेम्परेरी वहां पर बंदोबस्त किया गया है कि कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू वो वहां पर आती हैं, उनको वहां पर सेफ्टी मिलती है और वो वहां पर रहती हैं। उसके साथ ही एक बिल्डिंग बनी हुई है वॉक सेंटर की। ऐसी खवातीन भी हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं जिन खवातीन को थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए शेल्टर चाहिए होता है। दारुल अमान में तो सिर्फ वही खवातीन आ सकती हैं जिनका केस चल रहा है और कोर्ट ऑर्डर करती है तो वो वहाँ पर आती हैं, कोर्ट के ऑर्डर से ही वो वहाँ से वापस जाती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे फैमिली इश्यूज के केसेस आ रहे होते हैं वॉक सेंटर में जिन खवातीन को रिहाइश चाहिए होती है, उनके साथ बच्चे भी होते हैं। वॉक सेंटर की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर स्टाफ का इशू आ रहा है। एक तो कि स्टाफ कम है वहाँ पे, उनके अपने मुलाजमीन की जो तनख्वाहों का इशू चल रहा था वो अभी तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व नहीं हो सका। स्टाफ जो है वो डिसहार्ट हुआ है क्योंकि उनका 3 साल का एग्रीमेंट था कि 3 साल बाद उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल किया जाएगा। अभी तक वो इशू चल रहा है।
उनके अपने स्टाफ के इश्यूज ख़त्म नहीं हुए, तो जो इदारे ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए बनाए गए हैं, जो ख़वातीन को इंसाफ फराहम करने के लिए बनाए गए हैं, उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। ये हिना परवेज़ भट्ट जो कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन है, वो अब मुल्तान में तीन के करीब विजिट्स वो कर चुकी हैं, 3 से 4 विजिट्स, और हर बार वो यही कह रही होती हैं कि हम ख़वातीन के लिए इक़दाम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए काम कर रहे हैं, हेल्प लाइन बना रहे हैं। तो आप ये देखें, हेल्प लाइन ही वो अभी तक फॉल नहीं हुई है। आप अक्सर उस पर कॉल करके देखें तो राब्ता मुमकिन नहीं होता उस पर। लाहौर में तो ये हेल्प लाइन बहुत ज़्यादा काम करी है, बहुत अच्छे उस पर काम करी है कि खातून को अगर घर में फॉर एग्जांपल उसके शोहर ने उस पर हाथ उठाया है, उसको मारा है, तो उसको उसी वक्त प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है, बस वो कॉल पे बताएगी कि मेरे साथ ये इशू है, फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू किया जाता है, फौरी तौर पर उसको हेल्प की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का अभी कोई स्टार्टअप शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसके लिए ऐलानात बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हाइप बनी हुई है, क्योंकि वॉक सेंटर जैसा इदारा इतने बड़े लेवल पे जो बना हुआ है कि मॉडल बिल्डिंग बनाई गई है, और बनाई इसलिए गई थी कि उसके इतने सारा वहां पर जो हॉल्स बने हुए हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो फायदा क्या है उसका कि जब आप खवातीन को रिहाइश फराहम नहीं कर सकते तो टेम्परेरी बेसिस पे उन खवातीन को या तो दारुल अमान में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर वहां पे इशू क्या आता है कि जब इस तरह का कोई केस आता है वॉक सेंटर के पास जहां खातून को कुछ दिनों के लिए रिहाइश देनी होती है, तो उन खवातीन को टेम्परेरी बेसिस पे दारुल अमान शिफ्ट किया जाता है, और वहां पर ऑलरेडी स्पेस का इशू है, चाहे वो बिल्डिंग नहीं बनी है, लेकिन वहां पर एक मखसूस तादाद है कि इतनी ही खवातीन एट अ टाइम, पहले 40 था, फिर उसके बाद 60 हुआ, और अब 70 के करीब जो खवातीन हैं वो रह सकती हैं विद बच्चे उनके साथ हैं। तो ऐसे में जब एक और या दो और या कुछ और खवातीन वहां जाती हैं तो उनको रूम शेयरिंग के हवाले से, वहां पर स्पेस शेयर के हवाले से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है, मसाइल भी हैं, मसाइल होते हैं, अंदरूनी बेसिस पे मसाइल होते हैं। वहाँ पर दारुल अमान में सबसे बड़ा इशू जो है वो खवातीन की सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी हाइजीन के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि वो डिफरेंट एरियाज से खवातीन आई होती हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं। अभी जैसे स्मोक का सीजन चल रहा है, एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर अवेयरनेस के हवाले से नहीं हो रही कि खवातीन को अवेयर किया जा सके कि आपने हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है ताकि इस तरह के इशूज ना हो। अच्छा, ये हमारे यहाँ क्योंकि इस हवाले से तो सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से अभी तक वहीं के वहीं मसाइल हमारे चल रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही आपसे जानेंगे, इस टाइम इलेक्शन की भी गहमा गहमी है, इस हवाले से भी जानेंगे। जो हमारे वकला हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्या आया वो अपने वादों को पूरा करते भी हैं या नहीं करते? अभी क्या चल रही हैं? असल में देखें, वकला के इलेक्शन एक कम्युनिटी के इलेक्शन है, इसमें उस तरह से तो इख्तियारात और फंडिंग नहीं होती जैसे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के मेंबरान के लिए होते हैं। तो उनके ज्यादातर जो वादे होते हैं वो वकला के साथ यही होते हैं कि उनको चैम्बर्स दिए जाएंगे और वकला के मसाइल को हल किया जाएगा, वकला के मसाइल को हल किया जाएगा, और काले कोट और काले टाई की वकार के और इज्जत के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो मोस्टली यही सारी चीजें आ रही होती हैं। असल चीज ये होती है, जो हम वकला बहसियत वोटर देख रहे होते हैं कि ये जो नुमाइंदा जिसको हम मुंतखब करने जा रहे हैं ये प्रैक्टिसिंग कितना है, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिसिंग है तो फिर उसको वकला के मसाइल का असल इदराक होगा कि जब हम कोर्ट में जाते हैं या जब हम लिटिगेशन में जा रहे होते हैं तो हमें क्या क्या मसाइल फेस करने पड़ रहे होते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि वकला कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारे जो बार हमारी जो मुंतखब होती है वो सिर्फ 1 साल के लिए होती है, फिर उन्होंने फर्दर भी आना होता है। और वकला कम्युनिटी एजुकेटेड लोगों की कम्युनिटी है जो इन चीजों को देखती है कि लास्ट टाइम ये कैंडिडेट साहब आए थे, इन्होंने ये वादे किए थे, तो जीतने के बाद इन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया, क्या बिहेव किया था हमारे साथ, और जो चैम्बर्स की बात हुई या दीगर जो बातें हुई थी उस पर ये कारबंद रहे या नहीं रहे, या अगर कभी कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है जो बड़े लेवल पर है, जैसे लास्ट टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह जब वो चीफ जस्टिस पंजाब थे उनके साथ एक इशू वकला का हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो मतीतल शिफ्ट हुआ उस पर एक इशू हुआ। तो ऐसे मसाइल के अंदर तो बिल्कुल देखा जाता है कि उस वक्त के अहदेदारान ने, बार ने क्या किरदार अदा किया था, और फिर हमारी बार उसको उसका बदला भी देती है कि अगर उसने वकला के मफाद के अंदर काम किया था फिर उसको इज्जत से नवाजते हैं, उसको वोट भी देते हैं और उसको आइंदा भी जितवाते हैं। लेकिन अगर वहां पर उसने कोई ऐसी बारगेनिंग कर ली थी और जाती मफाद उठा लिया था तो फिर वकला उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो जनरल पॉलिटिक्स में और कम्युनिटी की हमारी पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा फर्क है
कि इस पर जो है वो कारकर्दगी को देखा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद वोट कास्ट किया जाता है। सही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही सुहेरा आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निम्रा सबूर, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी खलीक अहमद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि IT एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे निम्रा से तो जानेंगे इस टाइम जो खवातीन हैं जिनको कूल्हे, घुटने और टखने की या आपकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, या उनकी जो एक्सरसाइज है वो किस तरीके से की जा सकती हैं। स्पेशली हम खवातीन के हवाले से आज बात करेंगे और इसके साथ ही जो है हम IT के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम IT जो है वो कितना तरक्की कर रहा है, इस टाइम हमारे जो नौजवान है वो किस तरीके से जो है वो IT की तरफ आ रहे हैं और मजीद किस तरीके से जो है वो बेहतरी की जा सकती है। तो ये जो हम IT के हवाले से बहुत सारी चीजें जो हैं वो खलीक साहब से जानेंगे। सबसे पहले तो हम जो है निम्रा से जानते हैं। निम्रा, इस टाइम जो हम देखते हैं कि खवातीन में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनके अपने मसाइल होते हैं, जो यंग हैं उनके अपने हैं, और जो एज के साथ साथ आगे जाएं तो खवातीन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मोस्टली जो ख़वातीन में जो बीमारियां हम देखते हैं, घुटनों के दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, वो आफ्टर 40s ज़्यादा देखने में मिलती हैं और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। जैसे सबसे जो मेन रीज़न है वो ओबेसिटी है, यानी जो मोटापा है। मोटापा एक बहुत ऐसी रीज़न है जो कि आपको जोड़ों के दर्द में मुब्तला कर सकती है। मोस्टली जो हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं, लाइक नी जॉइंट है, हमारा हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, तो उनके अंदर आपको सोजिश आ सकती है, जॉइंट्स में पेन हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है। और दूसरी मेन रीज़न ये हो सकती है कि हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी वुमेन में ये चीज़ हमें देखने में मिलती है। और जो थर्ड रीज़न है वो ये हो सकती है कि जेनेटिक जो है, यानी फैमिली हिस्ट्री में ही आपकी ये चीज़ चलती हुई आ रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और इसके अलावा आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, हम लोग क्या समझते हैं, लाइफस्टाइल हमारा जो है वो चेंज हुआ है मोस्टली, या जिस तरह हमारी डाइट है उसके हवाले से भी इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने में आते हैं? लाइफस्टाइल बिल्कुल, जैसे पहले के ज़माने की औरतें सारा घर का काम खुद करती थीं, सब कुछ वो अपने हाथ से खुद कर, लेकिन आजकल मोस्टली डिपेंडेंट होती हैं वो मेड्स पे। वो चेंज भी आया है, लेकिन जिस मैंने बताया कि हमें 40s के बाद ये चेंज देखने में मिलता है। आजकल जो है हमें 30s के बाद ये चेंज देखने में मिल रहा है मोस्टली वुमेन में। यंगस्टर भी हमारे पास आती हैं जो कहते हैं कि हमें जॉइंट पेन है या स्टिफनेस हो रही है। तो लाइफस्टाइल तो चेंज है, बिल्कुल रीज़न है ये भी। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं वहीं हमारा जो है वो डाइट, हमारी जो है खाना पीना भी तो हमारा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, जंक फूड की तरफ हम ज्यादा चले गए हैं। अच्छा, उससे भी आपके जो ये मसल्स हैं इनका पेन जो है वो बहुत शदीद रहता है, इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। तो सेहत के हवाले से तुम्हारे वैसे ही बहुत सारे मसाइल। जब हम अपनी प्रोटीन कम लेंगे और कार्ब्स ज्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज तो हो रही है, उसके अंदर हमारे जॉइंट्स, मसल्स, ओवरऑल पूरी बॉडी ही कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सही। अच्छा, इसकी तशखीस के हवाले से जो है हम निम्रा से जानेंगे कि किस तरीके से पता चल सकता है। वहीं पर हम जानते हैं खलीक साहब से आपके IT के हवाले से जो आपका एक एक्सपीरियंस है, आपने इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, IT आजकल का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अरूज आ रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट इस पे बहुत इनिशिएटिव ले रही है। प्राइवेट जो हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो अब नए नए पाकिस्तान में आ रहे हैं, और हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं इस बात को इनिशिएटिव करना चाहूँगा कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने में सबसे बड़ा रोल जो है वो IT का है, जिसके अंदर हमारे फ्रीलांसर्स शामिल हैं। तो ये सब जो है IT को बूस्ट अप कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारे जो बच्चे हैं अब जो नए आ रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरमीडिएट, उनका मेन फोकस होता है IT का, क्योंकि उनको पता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री दे कैन इजीली गॉट द जॉब्स, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में अब आपके पास सिचुएशन आ रही हैं, बहुत सारे नए नए मौके पैदा हो रहे हैं IT के, और उसके अंदर वो इजीली अंडर्ज हो सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस टाइम जो है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि IT के हवाले से हम अपने हमसाया मुल्क में देखें तो वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, हम लोग जो है वो भी बहुत
पीछे हैं। मतलब हम वो कहते हैं कि मेहनत और स्ट्रगल तो कर रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, कंपटीशन का क्योंकि दौर है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अब अभी पाकिस्तान में जो है वो कितनी तरक्की हुई है अगर बाकी मुल्कों के हम देखें? जी, बहुत जबरदस्त सवाल आपने पूछा। मेजोरिटी लोग यही सवाल करते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो तो बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं आईटी के अंदर, लेकिन हम उतना हद तक अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हाँ। मैडम, इसमें सबसे बड़ा फुकदान जो है ना, मैं बताना चाहूंगा वो यूनिवर्सिटीज का और इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेशन का इशू है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, जिनके सरबराही ब्रिगेडियर असद रजा साहब कर रहे हैं और मैडम अंबर साजी साहिबा, उन्होंने अभी MOU साइन करवाया है मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज करके, जिसमें उन्होंने जनूबी पंजाब के तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और IT इंडस्ट्रीज को बुलाया और उनके सामने हमने अपना मैनिफेस्टो रखा यूनिवर्सिटी का, जिसका काम ये था, बताने का मकसद था कि हम बच्चों को क्या करवा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, जैसे CS हो रहा है हमारे पास, IT हो रहा है, SC हो रहा है, इंग्लिश हो रही है, BS इंग्लिश करवाते हैं, MS करवा रहे हैं, BBA करवा रहे हैं। तो इन बच्चों को हम चाह रहे हैं कि इंडर्ज किया जाए। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने और IT सेक्टर्स ने हमारे साथ MOU साइन किया। अब उस MOU से होगा क्या? उससे ये होगा कि अब हम बच्चों को जो ट्रेडिशनल कोर्स आउटलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हमने मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अब उन बच्चों को हम वो रिक्वायरमेंट के बेस पे पढ़ा रहे हैं जो उनको चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ डिग्री, ताकि वो वहां पे जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं, अपनी इंटर्नशिप कर सकें। क्योंकि जब फ्रेशी बच्चा जाता है IT तो कर लेता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं होता कि वो क्या करेगा उसके लिए जाके। तो इस तरह के इनिशिएटिव लेने की वजह से हम इजीली उन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत इनिशिएटिव अब ले रही है, जैसे IT पार्क्स बना रही है, उसने टैक्स फ्री कर दिया, अब फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स फ्री है। ठीक है। इसके अलावा तो टैक्स का जी टैक्सेस का भी इशू था, अब टैक्स फ्री है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास पाकिस्तान डिजिटल इनिशिएटिव का प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, टैप्टा नैप्टा कोर्सेज करवाती है, जो कि नॉन टेक्निकल्स, जो नॉन टेक में नाम यूज करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी IT के अंदर आ सकते हैं। सही। और कुछ छोटे मोटे कोर्सेज करके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके, लैंग्वेज को सीख के, जैसे हमारे पास पाइथन लैंग्वेज आ रही है जो मशीन लैंग्वेज की एक जो एक डोमेन है उसकी लैंग्वेज होती है, उसको सीख के वो इजीली हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर अपना रोल दे सकते हैं। सही। अच्छा, इस पर मजीद भी आपसे डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से हम खवातीन के हवाले से बात कर रहे थे, अच्छा किस तरीके से पता चल सकता है कि हम लोग इस तरह बात करते हैं कि तशखीस कैसे की जा सकती है कि आपको ये प्रॉब्लम्स जो हैं हो सकते हैं? जो औरतें हमारे पास आती हैं ज्वाइंट पेन के साथ, उनमें मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है। वो कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता या हमसे चला नहीं जाता, हमें यहाँ दर्द आ जाता वहाँ पे, तो उसका एक मेन सिम्टम ये है मॉर्निंग स्टिफनेस। और इसके अलावा जो उनको डेली एक्टिविटीज़ जैसे घर के काम काज करने में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनको उस तरह से वो नहीं कर पा रही जिस तरह से उन्होंने करना होता है। और सेकंड ये कि जब वो ऑस्टियोआर्थराइटिस उनका जब डायग्नोज हो जाता है, तो वो स्टेरॉइड्स पे जो है ना वो उस पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो उस पे उसका नुकसान ये होता है कि टाइमली तो आप उससे बेनिफिट ले रहे हो, लेकिन जैसे ही उनका ख़त्म होगा वो उसी कंडीशन में दोबारा आ जाएंगी। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो उनकी फिजिकल थेरेपी ही है डेली बेसिस पे, जो कि आपकी मेडिसिन के अलावा भी जो हटके हैं ना वो आपको अपनी डेली लाइफ की तरफ लेके आ रही होती हैं, अपनी आइडियल्स की तरफ ला रही होती हैं। अच्छा, ये है हम लोग वाकई ये स्टिफनेस हो गई या जॉइंट्स पेन हो गई, ये तभी ठीक होते हैं जब तक आप जो है इसको एक्सरसाइज की तरफ लेकर नहीं जाते। मतलब आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी वैसी की वैसी स्टिफनेस जो है वो बरकरार रहेगी। अगर आप थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज, अपनी लाइफ रूटीन जो है, लाइफस्टाइल जो है वो अपना चेंज आप करते हैं तो आप जो है वो खुद बेहतर फील करते हैं। मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, एक्सरसाइज के अलावा भी इसमें हम मैनुअल थेरेपी के साथ साथ इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू भी हम इसमें अपना ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। वो किस तरह की थेरेपीज होती हैं? इसमें हमारी मोडेलिटीज होती हैं। ठीक है। जिसके सिंपली कहने के मशीनों के थ्रू जो है हम पेन रिड्यूस कर सकते हैं और स्टिफनेस को हम कम कर सकते हैं।
तो इतना ये कितना अब इस हवाले से कि ये फायदेमंद है अगर हम इसकी तरफ जाते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में, एक्चुअली इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है। तो अगर तो फर्स्ट स्टेज में ही पेशेंट आ रहा है तो ये तो बहुत उसके लिए मतलब जल्दी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर सपोज पेशेंट ही हमारे पास 3rd कंडीशन में आ रहा है कि उसकी कितनी वर्सन हो गई है तो वो फिर उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। ठीक होगा लेकिन उसको टाइम टेकिंग लगेगा। जाहिर सी बात है, एक चीज जो है वो इतने अरसे से अगर खराब है तो उसको ठीक होते होते भी तो टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आईटी के हवाले से जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, आईटी में जो है हमारे नौजवान स्पेशली हम जो एक बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको लेकर जो है एक अच्छी अर्निंग की तरफ आया जा सकता है और आप अपने मुल्क की तरक्की में भी एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनसे अपने आपका अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जिसमें हमारे पास आती है डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, मोबाइल डेवलपमेंट आ जाता है, इसके अलावा वेब डेवलपमेंट आ जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आ जाती हैं, IoTs आ जाती हैं, आजकल एम्बेडेड डिवाइसेस का बहुत काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कुछ डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप इजीली अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। बट ये सब जब आएगा जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। असल इशू ही यही आता है हमारे पास। मैं आपको अभी भी आपको बता रहा था कि यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जो है ना वो बहुत फुकदान है। उसमें आपको लैब्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक जगह हम गए, वहां पे हमने जाके देखा लैब्स का बड़ा फुकदान था। तो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से जो है ना बड़े इश्यूज आते हैं। तो अगर इन चीजों के ऊपर ओवरकम किया जाए तो बहुत बेहतर चीजें जो है ना हमारे सामने आएंगी। अच्छा, क्या आप वैसे क्या मसाइल और चैलेंजेस देखते हैं, स्पेशली हम यहाँ पर आईटी के हवाले से बात करें? सबसे बड़ा जो चैलेंजेस हैं वो हमारे पास जो हैं वो कोलैबोरेशन का इशू है। हम मेन कोलैबोरेशन का इशू है। हमें यही नहीं पता कि हमारे जो बच्चा है आफ्टर, अब हजारों तादाद में जनूबी पंजाब में बच्चा हर साल ग्रेजुएट हो रहा है। मेडिकल के बच्चे जो हैं वो भी माशाल्लाह अब पार्ट बन रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरमीडिएट उनका मेडिकल में नहीं होता तो वो इजीली कंप्यूटर साइंसेस में, आईटी में, एससी में या इंग्लिश में, बीबीए में आ सकते हैं। अब वो जब बच्चे आते हैं तो उसमें बहुत सारी तादाद में बच्चे जो हैं हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो अब उसमें ये असल में आ जाता है कि हमें उनको ये नहीं पता कि हमने इंटर्नशिप कहाँ करनी है, हमने आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री हमने जाना कहाँ पे। तो उसमें सबसे बड़ा रोल आता है यूनिवर्सिटीज का। अगर यूनिवर्सिटीज का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, उनकी कोलैबोरेशन है, जैसे मैं बता रहा था नमल यूनिवर्सिटी ने अभी कोलैबोरेशन की है। इसके अलावा वो स्पीकर्स बुलाते हैं, पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग जो आईटी सेक्टर्स के जो लोग हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनको बुलाया जाता है ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके, उनको बताया जा सके कि एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया जाए। ये जो जॉब्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टेम्परेरी बेसिस पे हो सकती हैं, बट यू हैव टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, यू हैव टू लॉन्च योर ओन सॉफ्टवेयर हाउसेस। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास है। और इसके अंदर हम लोग जो मैनेजमेंट साइंसेस के हैं स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। हमारा अभी जो है जो रीजनल डायरेक्टर हमारे ब्रिगेडियर असद रजा साहब हैं, मैडम अमर साजी साहब हैं, उन्होंने अभी एक नया मॉडल अरेंज किया है जिसमें हम कन्वर्सेशन डिस्कशन का एक थीम लॉन्च करते हैं जिसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर हमारे आईटी के हवाले से स्पेशली हम अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे माजरत। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि आईटी के हवाले से भी जो है वो हम लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं वो बना दिए जाते हैं और हर कहीं हम देखते हैं कहीं पर 6 महीने का कोर्स बता दिया जाता है, कहीं पे 2 माह का, कहीं पे साल का, कि इसके बाद जो है वो आप अच्छी अर्निंग कर लेंगे। अच्छा, लोग स्पेशली जो हमारे नौजवान हैं वो आता है उनके फॉरेन के किस तरीके से जो है हम फॉरेन रातों रात जो है ना शॉर्ट कोर्सेज की तरफ जाएं और फॉरेन से जो है वो अर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाए और डॉलर्स आना शुरू हो जाए, बस बाकी खैर है। तो इस हवाले से जो है कि उनका कॉन्सेप्ट एक क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली उन्होंने करना क्या है या स्किल्स के ऊपर हमारा कितना काम हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है और ये मेजॉरिटी मेरे स्टूडेंट्स का भी मेरे से सवाल ये होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं, सर हमने अमेज़ॉन कर लें। हाँ। हम लोग जो है ना ई कॉमर्स में चले जाते हैं सर। हाँ। हम लोग ईबे कर लेते हैं, हम लोग टिकटॉक शॉप पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, वहां से डॉलर्स आने लग जाएंगे, मेरा दोस्त ये कर रहा है। अच्छा, उससे क्या होता है
कि ना बच्चा अपना जो असल मकसद लेके आया था यूनिवर्सिटी में वो खत्म हो जाता है। वो फोकस ही नहीं कर पाता अपनी डिग्री के ऊपर। हाँ। उसकी डिग्री वहां से जो है ना वो जाया हो जाती है। उसके बाद जब वो डिग्री कंप्लीट कर लेता है फिर वो इस तरह के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स में चला जाता है जहां पे 6 महीने के कोर्सेज में उसे हजारों रुपए के अवज एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और कहा जाता है जी अब आप जाएं अपना अकाउंट बनाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हाँ। और वहां से अपने क्लाइंट्स को ढूंढें। अब वहां जाता है तो वहां पता लगता है कि पहले ही लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं क्योंकि पूरी दुनिया से आपका मुकाबला है और वहां आप अपने आप को ग्रूम ही नहीं कर पाते। तो इसमें सबसे बड़ा जो फुकदान है वो अवेयरनेस का है। जब तक बच्चों को अवेयरनेस नहीं होगी, उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होगी कि उन्होंने अपने बच्चों को आफ्टर देयर इंटरमीडिएट उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूट्स में उनको डालना है, उन्होंने उसके बाद उनका आफ्टर 5 years उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने अगर मास्टर्स करना है या फॉरेन स्टडीज करनी है या कहीं सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाना है तो उधर वहां क्या तालीम हो रही है। तो इसमें सबसे रोल आता है कि यूनिवर्सिटीज को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोगों को से साथ बैठकर एक टीम वर्क के साथ करे जिसमें टीचर्स और इंडस्ट्रियल्स के लोग जो हों वो इन हों। अल्हम्दुलिल्लाह नमल यूनिवर्सिटी ने इसमें बहुत पार्टिसिपेट किया है, जिनका काम एक प्लेसमेंट सेल बना दिया गया है जिसके अंदर ना सिर्फ टीचर्स इन्वॉल्व हैं जिनकी जो सरबराही है वो हमारे डॉक्टर सईद साहब हैं और डॉक्टर अब्दुल माजिद सुमरो साहब हैं जो कि एक मैनेजमेंट साइंसेज से एक कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट से हैं। उन लोगों के से मिलके एक टीम बनाई है जिसमें टीचर्स हैं और इंडस्ट्रियल्स हैं। वो आके बताते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने बच्चों को क्या करवाएं आप कि इनको हम इजीली अब इंडल्ज हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। 4 साल के बाद कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे अब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, जी वेब डेवलपमेंट कर लें, वेब डेवलपमेंट कर लें। अब वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी फील्ड है लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास हो, जैसे डेस्कटॉप है, हमारे पास एंड्रॉइड है। अब एंड्रॉइड में iOS के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, जी मोबाइल डेवलपमेंट है जी एंड्रॉइड कर लें। iOS भी तो है प्लेटफॉर्म, उस पर कोई हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो iOS पे काम कर रहे हैं। एम्बेडेड डिवाइसेस IoTs के ऊपर बहुत काम हो रहा है, AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हम लोग। उसके यही चीजें हमारी आ रही हैं तो हम अब जो है अपनी कोर्स आउटलाइन को मॉडिफाई कर रहे हैं और उसको उसके मुताबिक बना रहे हैं जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ताकि आफ्टर दे हैव टू कंप्लीट देयर डिग्री दे कैन इजीली गॉट द जॉब एंड दे इजीली गॉट द इंटर्नशिप। इफ दे हैव कंप्लीट देयर हाफ ऑफ देयर डिग्री दे कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। नमल यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को इंटर्नशिप में बहुत उनको जो है ना पार्टिसिपेट करवाता है और उनको बताता है कि आपने कहाँ जाना है इंटर्नशिप करने के लिए। टीचर्स बहुत सपोर्टिव है वहां के, इन चीजों को इन करवाते हैं। और जब से प्लेसमेंट सेल बना है उसका मेन मकसद ही यही है कि और वो अपने एलुमनाइज का रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारे जो एलुमनाइज के बच्चे हैं जो वहां किसी इंडस्ट्री के अंदर हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करवाई जाए। तो ये सब चीजों की वजह से आप इजीली इन चीजों को जो है ओवरकम कर सकते हैं ताकि बच्चे इन तरह के जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे हजारों की तादाद में पैसे देके सर्टिफिकेट्स ना हासिल करें बल्कि एक्चुअल वर्क करें। उनको पता हो कि यार आपने करना क्या है। अच्छा, फिर स्कूल्स में भी हमारे यहाँ जो है कंप्यूटर को जैसे ही हमने देखा कि हम लोगों को ना ऑप्शन अब आप कहेंगे जी ऑप्शनल, आप इसको जो है वो आप सब्जेक्ट एज अ यूज कर सकते हैं। चाहे आप कॉलेज में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप यही देखते हैं कंप्यूटर साइंस जो है वो आपका, कई लोग जो है उसको एज अ सब्जेक्ट ले रहे होते हैं, कहीं पर जो है वो आप ऑप्शनल आ रहा होता है। तो हमारे यहाँ तो उस तरीके से मैं कहती हूँ स्कूलों से ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। अब जिस तरीके से जिद्दत और टेक्नोलॉजी की तरफ हम AI अब आ गया है तो उसमें कितनी हम देखते हैं दुनिया आगे जा रही है और हम लोग जो है अभी भी बहुत पीछे हैं। स्पेशली पाकिस्तान जो है अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है वो अभी सोच रहा होता है, प्लानिंग्स कर रहा होता है। और इसमें पाकिस्तान की आपने बात की तो जनूबी पंजाब तो और ज्यादा है, फुकदान है उसके अंदर। इसलिए फुकदान है कि यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत कम है, यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं है और लोग जो इंडस्ट्रियल्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो आते ही नहीं है साउथ पंजाब की तरफ। वो कहते हैं जी यहाँ पे वो तालीम ही नहीं दी जा रही बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर और इन चीज़ों को अब ओवरकम किया जा रहा है, ऐसे चीज़ों को ओवरकम किया जा रहा है। इस चीज़ को देखा जा रहा है कि बच्चों को तालीम दी जा सके। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक एक्सपीरियंस किया, एक बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा था और वो उसने मैट्रिक में भी कंप्यूटर रखा हुआ था, ICS करके आया हुआ था। उसको मैंने पूछा कि बेटा आपको गूगल ड्राइव के बारे में पता है, गूगल क्लास के बारे में पता है? ये क्योंकि जब ये कोविड आया था, पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, हम सब शिफ्ट हो गए थे उसके ऊपर। तो मैंने कहा बेटा आपको इन चीजों के बारे में पता है, गूगल क्लास के बारे में पता है? उसने कहा सर ये कौन सी क्लास होती है? तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ उस बच्चे से। एंड दे हैव अ गुड मार्क्स
इन देयर इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक। तो इस तरह के जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो वहाँ हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो इसके अंदर चाहिए कि यूनिवर्सिटी स्कूल्स वालों को भी चाहिए कि वो अपने टीचर्स की जो है ना ट्रेनिंग करवाए। एफडीपीज होना बहुत जरूरी है। एफडीपीज फैकल्टी डेवलपमेंट सरकारी स्कूलों में भी हम इवन के देखें तो वहाँ पर आईटी का हमें फुकदान नजर आता है। हालांकि हमें यहाँ पे चाहिए कि हमारी अब चीज़ों को आगे बेहतर, अगर प्राइवेट अगर इस तरफ तवज्जो दे रहा है तो फिर हमारे सरकारी इदारों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, अब तो सारे सिस्टम्स भी हमारे इदारे भी जो हैं वो टोटली हम बात ऑनलाइन हो गई हैं। हाँ, तो आपने कोई भी चीज अपने परचेज करनी है, कुछ भी करना है तो आपको तमाम चीजें, अब आपने पासपोर्ट बनवाना है आप घर बैठ के बनवा सकते हैं, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है आप घर बैठ के बनवा सकते हैं, आपने कोई कंप्लेन किसी की करनी है आप ऑनलाइन अपने एफआईआर करवा सकते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन आप बिल पे कर सकते हैं। आपका मोबाइल फोन ही अब आपका हर चीज है, आपको कैश लेके चलने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपकी इंस्टेंटली हो रही है अब। लेकिन वो क्या है, लेकिन उस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है कि आपने यूज कैसे करना है, उन पर कैसे काम करना है। असल में बच्चों से पहले हमें सोर्स ढूंढना पड़ेगा, इसका इशू का सोर्स क्या है। सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब गवर्नमेंट के अंदर, स्कूलों के अंदर स्पेशली टीचर्स पुराने 35 साल 40 साल हो गए हैं, उन्होंने जो अपना पढ़ा हुआ था वो ही आगे भेज रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है उनको, उनकी एफडीपीज ही नहीं कंडक्ट करवाई जाती, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से कंडक्ट नहीं कराए जाते। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज के अंदर हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं नमल यूनिवर्सिटी के, जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हर सेमिस्टर स्टार्टिंग ऑफ द सेमिस्टर में एक कंडक्ट कराई जाती है एफडीपी। और एफडीपी ये नहीं है कि जनूबी पंजाब से कोई बंदा हम उठा लेते हैं, हम ये देखते हैं पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग जो हमारे स्पीकर्स हैं जिनको उस चीज के बारे में नॉलेज है, उनके साथ कोलैबोरेशन की जाती है बंदों टीचर्स की, जिनको बताया जाता है कि पूरे सेमेस्टर में आपने बच्चों को किस तरह लेके चलना है और हमारी प्लानिंग क्या होगी अगले साल तक। बिल्कुल, यही बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही मजीद भी आपसे जानेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन हम जो है निम्रा से जानते हैं, निम्रा हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ इतना जाते नहीं है या हमारा रुझान भी नहीं है, इसकी आप क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं, क्या रीजन हैं कि लोग जो हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते फिजियोथेरेपी? जी बिल्कुल, इसकी मेन रीज़न ये है कि लोग समझते हैं कि हम दवाई खाएंगे ना तो हम फ़ौरन से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है उसमें आपको बेशक रिलीफ तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, इंस्टेंट रिलीफ इतना नहीं है लेकिन होता है। लेकिन वो पेशेंट कहते हैं कि हम गोली खा रहे हैं, हमें हर चीज की जल्दी भी तो होती है ना कि फौरन से अगर बीमार हो गए तो आप कहते हैं फौरन से ठीक भी हो जाए। तो इसमें ये होता है कि पेशेंट को पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, हमारे साथ फॉलोअप्स के साथ चलना पड़ता है, जो हमको टाइम देते हैं, तो पेशेंट जो है जल्दबाजी कर जाता है सम टाइम। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं, और इतनी आई थिंक अवेयरनेस भी नहीं है अभी फिजिकल थेरेपी के लोगों को। लोग समझते हैं कि मतलब ये सिंपल से एक्सरसाइजेज हैं जो हम करेंगे, लेकिन उनको वो टेक्निक, वो प्रोसीजर नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से अपनी बॉडी को किस अलाइनमेंट में किस तरह से उनको लेके चलना है। तो वो हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको सारा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। और ये आई थिंक यही एक चीज़ है जो कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझ रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि जनरेशन जो है वो इस तरफ जा रही है, क्योंकि मेडिकल की बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। अच्छा, मेडिसिन आप जितने भी ज्यादा मेडिसिन खाएं फिर उसके असरात भी तो उसी तरीके से हमारी बॉडी पर होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और आपको पता है कि स्टमक, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा हुआ होता है मेडिसिन से, स्पेशली पेन किलर्स पे, क्योंकि जो जोड़ों का दर्द का पेशेंट है वो रहता ही पेन किलर पे है या स्टेरॉइड्स पे रहता है, तो उसका अल्टीमेटली जो है स्टमक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। तो वो फिर लास्ट में ये होता है कि अब तो हम दवाइयाँ नहीं खा सकते, फिर वो लास्ट में फिर फिजिकल थेरेपी। अच्छा, जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अब जिस तरीके से ये सिम्टम्स हो गए हैं कि आपको स्टिफनेस फील हो रही है या कहीं पे आप जॉइंट्स पेन है कुछ भी, तो अगर हम इस पर कोताही करते हैं तो इसके किस तरह के जो है नताइज जो है हमारे पर असरात हो सकते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। ये होगा कि अगर आपको सिम्टम फील हो रहे हैं तो आप पहले तो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें ना कि आपको क्यों हो रहा है। लेकिन जब आपको पता चल गया, डायग्नोसिस बन गया कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप अपने जो है वो मतलब एक फिजिकल थेरेपी की तरफ जाएं। अच्छा, मैं पहले आपको ये बताती चलूँ कि मोस्टली जो हड्डियों जोड़ों का दर्द है दो तरह का होता है। आर्थराइटिस हम इसको कहते हैं, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इनमें डिफरेंस ये होता है कि आपको जो है मॉर्निंग स्टिफनेस जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस में वो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको ज़रा कम मिलेगी। ठीक है। और ये जो डिजीज़ है ऑस्टियो आर्थराइटिस, आपको रेस्ट के साथ जल्दी आपको जो है ना वो पेन रिलीफ मिलेगा इसमें। ठीक है। और रूमेटॉइड में ये होगा कि आप चलते
फिरते रहें तो आपकी स्टिफनेस जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। लेकिन जो मोस्टली जो हमारे पास 40s के बाद जो फीमेल्स आती हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की होती हैं। सही। तो उसमें वो अपने सिम्टम्स को ऑब्वियसली इग्नोर कर रही होती हैं, टाइमली उनको देख नहीं रही होती हैं, जिस तरह भी है। तो अगर वो टाइमली इस चीज़ को ओवरकम करें तो वो इस चीज़ को, डिजीज़ को फर्दर प्रोग्रेशन से बचा सकती हैं। और फिजिकल थेरेपी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, हम इस डिजीज़ को रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम इसके सिम्टम्स को स्टॉप कर सकते हैं। हाँ, ठीक है जी, इसकी प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर हम फिजिकल थेरेपी की तरफ आते हैं तो हमें को मोस्टली अगर मेडिसिन के साथ जो है वो तो नहीं चलना पड़ता कि हम उसी पे डिपेंड करें। जी, मेडिसिन जिसमें जिस तरह मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो हम इसको कर सकते हैं, या कोई मसल्स को हम स्पैज की तरफ लेके जा रहे हैं मसल्स को, या उसको रोकने के लिए हम मेडिसिन इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक मेडिसिन का रोल है वो ऑर्थोपेडिक ही जो है वो रिकमेंड करते हैं। अच्छा, इस तरह से आपके पास बहुत सारे इस तरह भी आते होंगे जिनके एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, जिनकी हड्डी का मसला हो जाता है, थोड़ा चल नहीं पाते, या कुछ इस तरीके से भी मसाइल इस तरह हमारे पास जो मोस्टली एक्सीडेंट के बाद, सर्जरी के बाद जो पेशेंट आते हैं हमारे पास वो होते हैं, अब जिनका एक्सीडेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी की नेक फ्रैक्चर है, यहाँ पे किसी की एल्बो फ्रैक्चर है, उनका ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई है, तो उसके बाद जो पेशेंट आता है हम उस पर काम करते हैं। तो उनमें ये होता है कि अब पीओपी पेशेंट को लगा देते हैं, जिसको हम आम जुबान में प्लास्टर बोलते हैं। तो काफी महीने तक जो है आर्म को इमोबिलाइज रखना होता है पेशेंट ने। तो वहाँ पे होता ये है कि जो मसल्स होते हैं ना, वहीं पे ही जो है वो श्रिंक या एट्रोफी में जाना शुरू हो जाते हैं। सही। तो वो एक जगह मसल पड़ा थोड़ी स्टिफनेस हो जाती है और पेशेंट को फिर पेन होता है। अब जब ज्वाइंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो जब वो आपका पीओपी उतर जाता है ना, तो फिर पेशेंट की मूवमेंट नहीं होती। वहाँ पे फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो इस तरह से होता है कि आपकी जो मसल्स है ना, फिर हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो आपकी थेरेपीज होती हैं डिफरेंट, जो है उसके ऊपर काम होता है। सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही मजीद जो है हम जानेंगे, इस टाइम जिस तरह आईटी के हवाले से बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स के आप क्लासेस भी लेते रहते होंगे, स्टूडेंट्स को भी आप जो है वो देखते होंगे। हमारे यहाँ जो है हमने ये देखा कि अभी जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के हालात रहे, हमारे बहुत सारे नौजवान जो है वो बाहर मूव कर गए। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया गया या उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं हुआ। अभी भी हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन बात यह है कि उस ब्रेन को हमने किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो हमने ही सीखना है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज देखते हैं? सबसे बड़ा जो इशू सब स्टूडेंट्स को आता है वो मायूसी आती है। जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं 4 साल के, और वो देखते हैं कि जी 1 साल हो गया, हमें जॉब ही कहीं नहीं मिल रही, और अगर जॉब मिल रही है तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, और जो हमने पढ़ा है वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा तो ये आता है ना कि हमने अच्छा जो डिग्री ली हुई है, जो इतना हमने पैसा खर्च किया, पढ़ा, वो कब रिकवर होगा, वो कब रिकवर होगा। हाँ, तो उसमें उनको सबसे आसान तरीका लगता है कि यू हैव टू गो टू आउट ऑफ सिटी, या आप चले जाएं, दूसरे मुल्क चले जाएं, आप वहाँ जाके जो है काम कर लें। एक करेंसी का भी एक जो है ना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये इसमें ना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो, जैसे हमारे, मैं टेक की बात करता हूँ कि हमारे में सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कहीं कोई रूम नहीं चाहिए, हमें वी नीड अ लैपटॉप एंड इंटरनेट। सबसे बड़ा इशू यही आता है कि हमारे मुल्क में इंटरनेट का ही इशू आ रहा है। वही हम जो है ना वो स्टोन एज में बैठे हुए अभी भी हम ना, तो ये सबसे बड़ा इशू है हमारा। तो इस चीज की वजह से कोई प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो अपना पैसा नहीं डालता इस काम के अंदर कि भाई ऐसा ना हो ये भी डूब जाए मेरे साथ ही। तो इन चीजों की वजह से बच्चों में मायूसी आ रही है। उस मायूसी को कम करने के लिए बच्चे लाखों रुपए लगाकर एक स्टडी वीजा लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। फिर वहां जाके जो है ना वहां पे भी वो और जॉब्स करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो उस टाइम भी नहीं है उन्होंने, क्योंकि उनको असल मिला ही नहीं, डिग्री के दौरान भी नहीं मिला, ना आफ्टर कंप्लीट डिग्री मिला। तो इन चीजों को बच्चों को ये चाहिए कि जब वो डिग्री कर रहे हैं साथ के साथ अपने सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। और इसके अंदर यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल है। आप कहते होंगे कि मैं बार बार यूनिवर्सिटीज को क्यों प्रमोट कर रहा हूं, असल में बच्चे का सोर्स ही वही है। आप बच्चे ने जब डिग्री लेनी है तो यूनिवर्सिटी से लेनी है, बच्चे ने कोई नॉलेज लेना है तो उस यूनिवर्सिटी से लेना है। अब वो तो कि जैसे कि मैट्रिक करें तो अब आप कॉलेज वाला तो बड़ा ही हमारा सिस्टम जो है वो पहले होता था, अब तो बड़ा कम हो गया। अब तो मतलब जो कॉलेजेस थे उनको भी यूनिवर्सिटीज बना दी गई है। हाँ जी, वो 2 साल होता है सिर्फ उनके पास बच्चों के, वो भी उसमें से भी हम छुट्टियां निकाल दे तो 1-1.5 साल बचता है बच्चों का। ज्यादा टाइम तो यूनिवर्सिटी में लगा रहा है। तो इसके अंदर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जिस यूनिवर्सिटी के साथ भी इंडर्ज कर रहे हैं ताकि वो वहां पे जाके कोई IT के, CS के, इंग्लिश के, BBA के, IR के
कोर्सेज करवाएं तो वहाँ ये लाजमी देखें कि वहाँ की फैकल्टी किस तरह की है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या वहाँ की फैकल्टी को इस चीजों के बारे में पता है और उनका क्या कोलैबोरेशन है। जैसे नमल यूनिवर्सिटी ने अभी कोलैबोरेशन की है, क्या इस तरह की कोलैबोरेशन वो कर रहे हैं, वहाँ की लैब्स किस तरह की है, वहाँ के इक्विपमेंट्स कैसे हैं, वहाँ की जो एक वाइब्स हैं उनके जो टीचर के साथ इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है वो किस हद तक है। अच्छा, इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये आती है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो अपने आप को किस तरह अपेयर कर सकते हैं। इनकी सेशन होने चाहिए। अभी मैं बताता जाऊं, हमारी आईआर डिपार्टमेंट है, उसने अपना एक सेशन करवाया है जिसके अंदर उसने सर्विंग सीएसपी ऑफिसर्स को बुलाया और बच्चों को बताया कि सीएसएस के अंदर जब वो बच्चे करते हैं तो उनको कौन कौन सी डिफिकल्टीज का इशू होगा और किस तरह उसको ओवरकम किया जा सकता है। अब वहां पे इंडस्ट्री का टीचर नहीं है, वो बंदा है जिसने वो प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है और वो उस चीज से गुजरा है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को बता सकता है और वो बता रहा है इस चीज को। तो इस तरह करके हम जिसको ओवरकम कर सकते हैं और वो जो बच्चा जब मार्केट में जाएगा वो आसानी से जॉब भी ले सकता है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि आपका प्रोफाइल कैसे बनी हुई है। इस टाइम पे हमारे पे एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, आप सब उसको जानते होंगे। वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी अपीयरेंस है, जो दुनिया के सामने हमें लाती है कि आप क्या हो। अब बच्चों को अपने लिंक्डइन पे अकाउंट ही बनाने नहीं आते और ना ही यूनिवर्सिटीज पे काम करती। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन कंडक्ट करवाया, नमल ने सेशन कंडक्ट करवाया हमसे, कि जिसमें हमने बताया कि बच्चों को कि लिंक्डइन पे अकाउंट बनाए। तो लिंक्डइन पे जब अकाउंट बना के उनका जब स्कोर चेक किया गया तो हैरान कौन था, स्कोर 40-50% से ऊपर स्कोर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया, सर्टिफिकेशंस जो हैं वो नहीं डाली, उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए। अब उसके ऊपर बच्चे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं इसी चीज के लिए, ताकि बच्चों के बाद नॉलेज हो, वो उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को उनके साथ बिठाया जाता है ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो, जिससे एक चीज जो है वो आवाजा होके आए कि बच्चा किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और यही चीजें जो है उसको जब कंप्लीट करते हैं अपनी डिग्री, उसमें बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, फिर इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा जरा डिटेल से, क्योंकि लोग इसके हवाले से अभी भी जो है वो कंफ्यूज ही नजर आते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली है क्या, किस तरह से हम इस तरफ आ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आप अगर जॉब करते हो ना तो वो आप अपने लिए कर रहे हो। जब आपकी कोई फैमिली आएगी, औलाद आती है आपकी, जब वो कोई काम करती है तो उसने जीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन जब का कोई कारोबार है तो जहां उसके पेरेंट्स छोड़ेंगे वो वहां से अपना कारोबार शुरू करेगा, यानी इट कुड गॉड +1। तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अपने स्टूडेंट्स को इसी चीज के ऊपर लाते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के ये एम्प्लॉयर्स बनने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर्स बने, एम्प्लॉय ना बने, ठीक है, एम्प्लॉयर्स आपको बनना है, ठीक है। और इसके में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जब बच्चों को ये पता हो कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, मैंने बजटिंग कैसे करनी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में क्या कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, आप सोसाइटी में प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, आप एंटरप्रेन्योरशिप है, आप एंटरप्रेन्योर बन गए। आपने सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि मेरे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरे इलाके के अंदर बिजली का बहुत बड़ा मसला है, सोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखें आप सोलराइजेशन की अगर आप एक इंडस्ट्री लगा लेते हैं तो आप उस चीज को बहुत कम कर सकते हैं। मैं आईटी की बात करता हूं, आईटी के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो चल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इशू आता है उस बच्चे को पेशेंस रखना है। कंप्लीट होने के बाद, डिग्री के बाद उसको चाहिए कि 6-7 महीने जो है वो उसको चीज को समझे, सीखे। हाँ जी, हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात कर रहे थे, उसको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो जिस तरह आप मायूसी की बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ जो है फ़ौरन चीज़ों को स्टार्ट तो किया जाता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है हम लोग ये भी उसमें आ जाते हैं कि यार पता नहीं अब ये आगे कामयाब भी होगा या नहीं होगा। रिस्क जो फैक्टर है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लॉस के हवाले से जो है हम लोग इस हवाले से चले जाते हैं। अच्छा, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के इस हवाले से क्या कहेंगे आप?
किस तरीके से जो है वो प्लेटफॉर्म्स को हम लेके चल सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, हाँ, आपके पास नॉलेज है, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उसमें आता है आपके पास लैंग्वेजेस, आपके पास स्किल्स। इसके अंदर अगर मैं टेक की बात करता हूँ तो आपके पास मोबाइल डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, जिसके अंदर आपको चाहिए कि आप .NET को सीखें या आप फ्लटर पे काम कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारी अपनी एक डोमेन है, ये लैंग्वेजेस हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा PHP हमारे पास आ जाती है, C# लैंग्वेज आ जाती है। ये दीज आर द लैंग्वेजेस। जब आप इनको सीख लेते हैं, इन पे काम कर लेते हैं, सिर्फ सीखना ही नहीं है, असल है कि आपने उस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अस्सलाम वालेकुम। ये शाम बात करूं मुल्तान से। जी जी। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि 3-4 महीने में ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो स्टार्ट करके और सीख के बंदा अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है, ये तो जरा रहनुमाई करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैंने वही कहा है ना, जो हमारे यहाँ जो है वो शॉर्टकट की तरफ ज्यादा, और लोग कहते हैं कि वही उसी 3-4 महीने में हमारे पास कुछ इस तरह की स्किल आ जाए जिससे हम अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। इसके अंदर ना मैं एक चीज नोट बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज आप 4-5 महीने में नहीं सीख सकते। ये सबसे बड़ा आप ना अपने माइंड में एक चीज बिठा लें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपने उस पर कितना काम किया है, बार बार। आपको एक नॉलेज मिल गई, मुझे पता लग गया जी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसमें कोई आपका लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह आपने उस टूल्स को यूज करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे टूल्स अवेलेबल हैं, आपको सीख लिए। अब उसके बाद आपने उस पर कितना काम किया है, आपने उस पर कितना टाइम लगाया है, असल है उस पर काम का, ठीक है। अब जब सर का जो सवाल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर लें, SEOs पे काम कर लें, ठीक है। सबसे आसान है कि आप वेब डेवलपमेंट कर लें, वर्डप्रेस सीख लें, ठीक है। ये चीजें हैं। ई-कॉमर्स में बात करता हूं, इसके अंदर आप फेसबुक अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं अपना, ठीक है। ये वो काम है जो 4-5 महीने में आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको टेक की नॉलेज ना भी हो तो यू कैन इजीली सर्वाइव देम। बट सवाल वहीं आता है कि जब तक आप उसके ऊपर साल 1.5 साल नहीं लगा लेते, आप ये भूल जाएं कि आपको 4-5 महीने में पैसे आने वाले हैं। ये नहीं आने वाले, ये मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात में, क्योंकि 4-5 महीने में तो आपने सीखे, अभी तक बच्चे क्रॉल करना सीखे, उसको चलने में, बड़े होने में बहुत टाइम लगना है। तो ये IT है भी ना, ऐसा समंदर है जिसमें आप, मैं कहती हूँ बहुत ही गहराई है, सीखते जाएंगे तो आपको नई से नई चीजें, जिससे हम जिद्दत की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो रही है, तो उसमें आपको हर एक चीज जो है वो इस तरह है कि आप नए सिरे से जो है आपको फिर एक नए रूल की तरफ जाना पड़ेगा, नई चीज सीखने की तरफ जाना इसमें पड़ेगा। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ऐड करना चाहूंगा आपका सराउंडिंग, आप कहाँ पे हो। आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे एरिया में बैठे हुए हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो आप खुद भी जो हो वो वहीं के वहीं स्टक हो जाओगे जितना नॉलेज आपके पास है। आपको आपका कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। जब तक आप अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस नहीं बनाएंगे, उन लोगों से बात नहीं करेंगे जो आपके डोमेन की हैं, आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते। फिर आप 5-6 महीने का कोर्स भी करके आप इजीली कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास उस तरह का नेटवर्क नहीं है तो डिग्री करने के बावजूद भी आपके लिए एक बहुत बड़ा इश्यूज बन सकते हैं। इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको अपने कनेक्शंस बिल्डअप करने पड़ेंगे। फिर आपको इस टाइम अगर आपने कोर्सेज करने हैं, जैसे सर का भी सवाल था, कोर्सेज मुझे बता दें वो कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो इस टाइम पे अभी AI के कोर्सेज नेफ्टा करवा रही है, ठीक है। इसके अलावा डाटा साइंसेस पे काम करवा रहे हैं और वो मोबाइल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा iOS एप्लीकेशंस कैसे बन सकती हैं, SEOs कैसे हो सकती हैं, ठीक है। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो करवा रहे हैं। वेब सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं जो कॉस्ट है, वो 4 महीने के 6 महीने के कोर्सेज हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, आप काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर बात यही आ जाती है कि आपने उस पर प्रैक्टिस कितनी की है। सही। ये अच्छा, वही है ना कि आप जितना इस हवाले से ना कि हम लोगों को एक प्रोफेशनल मैं समझती हूँ कि यहाँ पर ज़रूरत भी है, हमारे इदारों को भी इसी तरह ट्रेन होने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम जो है ये भी जानेंगे निमरा, हम इस तरह बीमारियों की बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की बीमारियाँ जो इस टाइम कॉमन है, हम लोग देख रहे हैं कि ख़वातीन भी, चाहे मेल हजरात भी हैं, वो भी इनको फेस कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं इसका जो बेहतरीन और सस्ता इलाज जो है वो क्या हो सकता है, या इनका किस तरीके से वो जो इलाज है वो देर पर मौजूद है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आपको कोई भी सिम्टम, या कोई मेल या फीमेल है, कोई भी सिम्टम आप फील करें तो आप उसको इग्नोर नहीं करें। सही। अगर आप इग्नोर करते हैं तो ज़ाहिर है वो टाइम के साथ ज़ाहिर ख़राब होंगे, लेकिन
आप अगर कोई भी चीज़ फील करें, आप उसको कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और उसको टाइम में डायग्नोज करवाएं ताकि टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो सके। और अगर आप उसको, अच्छा इसका होगा नुकसान ये होगा कि आप इग्नोर तो कर देंगे, लेकिन जो उसका अंडरलाइन कॉज है जिस वजह से वो पेन हो रहा है ना, तो वो आपका वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। टाइमली आप सिम्टम्स को रिलीव कर देंगे मेडिसिन के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, लेकिन जो उसका अंडरलाइन कॉज है वो वहीं का वहीं पे रहेगा। जब तक वो ट्रीट नहीं होगा ना, तब तक आपका मतलब प्रॉब्लम वहीं पे खड़ा होगा। तो मैं समझती हूँ कि आप टाइमली जो है अपना सारा जो है वो ओवरऑल जो है वो अपना चेकअप जरूर करवाएं। अच्छा, पोस्चर, क्योंकि हम जब जिस तरह स्टिफनेस की, आप मॉर्निंग स्टिफनेस की बात कर रही थी, हमारे यहाँ तो सोने के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने तकिया किस तरह का यूज़ करना है, किस तरह का बिस्तर पे हमने जो है वो सोना है, क्योंकि हम आए दिन इस तरह की स्टिफनेस जो है आपकी शोल्डर की, आपकी बैक बोन की, ये जो है हमें इन चीज़ों का भी नहीं पता कि पोस्चर हमारा किस तरह का होना चाहिए। मोस्टली लोग जो होते हैं ना प्रोन लाइन में, यानी कि स्टमक के बल्स होते हैं, उल्टे होठ के लिए जिसको कहते हैं, तो वो मैं कहती हूँ सबसे बैड पोस्चर है इस तरह से सोना। और जो इसको हम कहते हैं कि एर्गोनॉमिक्स पोस्टर्स को, सिटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, इसमें जो आपकी बॉडी अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब जिस तरह हम सिटिंग में है तो हमारा सिटिंग में ये होता है कि हमने अपनी जो बैक है उसको इरेक्ट रखना है, बिल्कुल ऐसे स्टूप पोस्टर में हमने उसमें नहीं बैठना। तो उसका ये हमें फायदा होता है कि जो हमारी जो स्पाइनल डिस्क हैं वो हमारी कॉम्प्रेस नहीं होती हैं। और इसके अलावा अगर हम स्टैंडिंग में हैं तो स्टैंडिंग में हमारा जो है वो शोल्डर्स इरेक्ट होने चाहिए, हमारी जो नेक है वो भी हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारे जो नीज हैं वो अलाइनमेंट में होने चाहिए। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हमारे एर्गोनॉमिक्स में आती हैं। तो हमने इसको फॉलो करके पोस्टर के ऊपर जो है ना हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें इनसे भी जो है वो हमें रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया निम्रा आपका, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही आपका भी खलीक बहुत शुक्रिया। आईटी के हवाले से काफी डिटेल से डिस्कशन हुई। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।